नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी क्लास जो शुरू हो रही है, इससे पहले आरएनयू की हम बात करते हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर्स है उनके लिए बेहद ही शानदार पैकेज आपके के लिए लाया जा रहा है या लेकर के आए हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, नॉन सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें जीके होगा, रीजनिंग, मैथ, इन सब की बात करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे क्वेश्चन होंगे भाई साहब। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों जो ये क्लास इस नर्सिंग ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर आप उनसे शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज की जो फर्स्ट क्लास होगी आपकी, और पहला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? किसे श्रेय दिया जाता है? Who among the following is said to have devised money rags or melodies in हिंदुस्तानी म्यूजिक? हिंदुस्तानी संगीत में कई राग और धुन बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा तानसेन। तानसेन का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, तानसेन आंसर है। ब्लू जो तानसेन है, माउंटेन तानसेन आती है खाने वाली, उसी के नाम पर। तो तानसेन एक संगीतकार थे, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत में एक फेमस जो आपके जो संगीतकार माने गए वो तानसेन। तो तानसेन की बात करें, तानसेन ये अकबर के नवरत्नों में, आंसर तो हो गया तानसेन इस क्वेश्चन का, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे। जो उसका जो मिनिस्टर हुआ करता था, जो मंत्रालय हुआ करता था, उस मंत्रालय में उसको 9 फेमस जो व्यक्ति थे, 9 फेमस पर्सन थे, उनको नवरत्न कहा गया। तो नवरत्न में शामिल थे तानसेन। और तानसेन के बात करें दूसरा नाम, तानसेन का दूसरा नाम था रामधनु पांडे। रामतनु या रामधनु पांडे था भाई साहब। रामधनु पांडे दूसरा नाम था। और जो तानसेन के बारे में बताया जाता है, कहाँ के थे ये? ग्वालियर के थे। तानसेन ग्वालियर के थे। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में, ठीक है। और एमपी में इनका निधन हुआ, दफनाया गया एमपी में ही। और इसके बाद में हम बात करेंगे तानसेन के बारे में। तानसेन पुरस्कार, तानसेन अवार्ड दिया जाता है। तानसेन अवार्ड, तानसेन पुरस्कार स्टार्टेड इन शुरुआत हुई इसकी 1980, ठीक है। तानसेन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1980, ठीक है। और ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और तानसेन के बारे में है कई किंवदंतियां मिलती हैं, जैसे ये अपनी राग से गा करके, अपनी राग से जो एनिमल्स हैं उनको कंट्रोल कर लेता था और रात को दिन में बदल देता था। इसकी राग में ये मतलब किंवदंतियों के माध्यम से, लोगों के कहानियों के माध्यम से में सुनने को मिलता है कि दिन को रात को दिन में बदल देता था, पशुओं पर कंट्रोल कर लेता था अपनी राग से, ठीक है। ऐसी मधुर राग थी इसकी। तो तानसेन के बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा कि हिंदुस्तानी संगीत में कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर होगा तानसेन। तानसेन के बारे में हमने बात की, ठीक है। और यहां पर अकबर के नवरत्नों में शामिल था। दूसरा नाम रामतनु पांडे। कहां का था तानसेन? ग्वालियर एमपी। और तानसेन पुरस्कार स्टार्टेड इन 1980 बाय एमपी गवर्नमेंट, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा राजा बीरबल, ठीक है, बीरबल के महेशदार जिसका नाम है, ये भी नवरत्नों में शामिल था। टोडरमल वित्त मंत्री था अकबर का।
टोडरमल वित्त मंत्री था, और राजा मानसिंह जयपुर का, आमेर मानसिंह जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है महाराणा प्रताप के खिलाफ, तो वो मानसिंह यही अकबर के पास था। तो ये हमने बात की फर्स्ट क्वेश्चन की, आंसर होगा अपना तानसेन, और ये हमने तानसेन के बारे में डिटेल देखी। चलें, सहमत हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अकबर ने किस साल कश्मीर को, किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर में मिला लिया? तो यहां पर इन विच ईयर वाज कश्मीर एनेक्सेड टू द मुगल एम्पायर बाय अकबर? अकबर के द्वारा मुगल एम्पायर में कश्मीर जो है उसको कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा 1586। 1586 में कश्मीर को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, कश्मीर भी अकबर के अधीन हो गया। ठीक है, कब? 1586। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की स्थापना, या कश्मीर जो नाम पड़ा कश्मीर की स्थापना, वो महर्षि कश्यप के द्वारा, महर्षि कश्यप या ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा, और महर्षि कश्यप ही कश्मीर के फर्स्ट राजा हुआ करते थे, पहले राजा। तो यहां पर कश्मीर मुगल एम्पायर में कब शामिल किया गया? 1586 में। किस बादशाह के द्वारा? अकबर के द्वारा शामिल किया गया। इसके अलावा आप बात करोगे, एक बंगाल को कब शामिल किया अकबर ने? बंगाल को भाई साहब शामिल किया 1574 एडी में, और फिर इसके बंगाल है, और इसके अलावा काबुल जो पड़ता है अफगानिस्तान में, काबुल को 15, यहां पर बात करोगे 1581 में काबुल को शामिल किया। तो क्वेश्चन जैसे हमारा क्वेश्चन तो क्या है कि कश्मीर को अकबर ने कब शामिल किया? कश्मीर को अकबर ने अपने एम्पायर में, अपने साम्राज्य में कब शामिल किया? तो 1586, आंसर है आपके सामने। और फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा जो हम बात करें, बंगाल को कब शामिल किया? 1574, और काबुल जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, काबुल को शामिल किया 1581। यहां पर अकबर के बारे में, अकबर मुगल एम्पायर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मुगल एम्पायर या मुगल में पहला जो फाउंडर था मुगल एम्पायर का कौन था? बाबर था। बाबर के बाद में हुमायूं आया, हुमायूं के बाद में कौन आया? अकबर। अकबर के बाद में जहांगीर, जहां के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में मुगल एम्पायर जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, और उसके बाद में मुगल शासक तो बने, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की चलने लग गई, ब्रिटिश हुकूमत यहां पर स्थापित हो गया इंडिया में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। ये हमने बात कर ली। यहां पर बात करें दोस्तों, 2 क्वेश्चन हमारे आज की क्लास के हो चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में मुगल काल की जो राजस्व प्रणाली हुआ करती थी, राजस्व जो टैक्स की जो प्रणाली हुआ, टैक्स जो मेथड हुआ करता था, वो क्या हुआ करता था? तो द रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, राजस्व प्रणाली को क्या कहा? रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल पीरियड ड्यूरिंग अकबर रीजन वाज कॉल्ड। अकबर के काल में जो मुगल राजस्व प्रणाली थी उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया जप्ता या जप्ती। आंसर है जप्ती। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी? जप्ती। जप्ती बोलोगे इसे। और इस जप्ती की जो शुरुआत, इस जप्ती की शुरुआत की अगर हम बात करोगे तो इस जप्ती की जो शुरुआत है स्टार्टेड बाय टोडरमल। टोडरमल अभी हमने बात की, जो वित्त मंत्री हुआ करते थे टोडरमल, अकबर के कौन हुआ करते थे? टोडरमल कह सकते हो आप इसे, टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे, अकबर के वित्त मंत्री। इस वित्त मंत्री टोडरमल ने जप्ती जो प्रणाली है, जो राजस्व व्यवस्था है, जप्ती की शुरुआत की थी। तो यहां पर अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? जप्ती कहा जाता था। और ये जप्ती किसके द्वारा शुरू की गई? ये जप्ती शुरू की गई टोडरमल के द्वारा। टोडरमल कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था, और ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसा कि
अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा, अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा आईने अकबरी में वर्णित जो गज है, गज को क्या नाम दिया गया और समान नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। तो यहां पर एज डिस्क्राइब्ड इन, यहां पर बोलोगे आप क्या, आईने अकबरी बाय अबुल फजल ए अल्लामी, गज यूनिट ए मेजरिंग लेंथ वाज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड। हमने बात की थी बादशाहों की बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, कल परसों की क्लास में बात की थी हमने, शायद क्या क्या बात की थी। एक होगा आपका बाबर, क्रम से, ठीक है, बाबर मुगल एम्पायर में फर्स्ट जो फाउंडर था मुगल एम्पायर का वो बाबर था। बाबर के बाद में कौन आया भाई साहब, हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर आया जहांगीर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर आया शाहजहां, और शाहजहां के बाद में आया औरंगजेब, औरंगजेब, ये आए। तो यहां पर हम बात करेंगे जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या जिसे कह सकते हो आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, और एक होगी ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा। मुगल एम्पायर में या मुगल साम्राज्य में दो ही बादशाह ऐसा हुए थे जिन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, एक तो बाबर और एक जहांगीर। बाकी सबकी क्या हुआ करती थी, जीवनी, पहले भी बात की थी, पहले भी हमने ये बात की थी। सभी इन दो के अलावा ऑटोबायोग्राफी खुद ने लिखा अपने बारे में, वो ऑटोबायोग्राफी जानते हो आप, ऑटोबायोग्राफी हिंदी में कहोगे क्या बोलोगे, आत्मकथा। और कोई दूसरा लिखे, दूसरा लिखे तो उसे बोलोगे जीवनी। तो इन सब की क्या हुआ करती थी, जीवनी। हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम ने लिखी, अकबर की जीवनी, अकबर की जीवनी लिख रहा है ये कौन, अबुल फजल। अबुल फजल का पूरा नाम है अबुल फजल ए अल्लामी, अबुल फजल का पूरा नाम क्या है, अबुल फजल ए अल्लामी। तो अकबर की जीवनी किसने लिखी, अबुल फजल ने। जहांगीर फिर खुद आत्मकथा, शाहजहां की क्या हुआ करती थी, जीवनी, बायोग्राफी, और औरंगजेब की जीवनी। तो मुगल एम्पायर में जो मैन बादशाह ये हुए थे, इन बादशाहों में केवल दो ही ऐसे थे जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी, बाकी सबकी क्या थी, बायोग्राफी थी, जीवनी थी। तो मैं अब अकबर की बात आ रही है, तो अकबर की जो बायोग्राफी किसने लिखी, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखी, अबुल फजल का पूरा नाम क्या है, अबुल फजल अल्लामी। अबुल फजल ने अकबर की बायोग्राफी लिखी, उस बायोग्राफी का नाम क्या है, आईने अकबरी। अकबर की जो बायोग्राफी है, अकबर की बायोग्राफी का नाम क्या है, आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी। और इसी आईने अकबरी में वर्णित जो गज शब्द है, गज शब्द को किस नाम से जाना गया, तो यह हो जाएगा तस्सुज। क्या हो जाएगा, तस्सुज, तस्सुज, तस्सुज शब्द, ये लो तस्सुज शब्द। तो आईने अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल ए अल्लामी। आईने अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने। इसमें जो गज शब्द है, इस गज शब्द का तात्पर्य क्या है, ठीक है, तो क्या गज शब्द का मीन्स क्या है, तसुज। और इस गज शब्द को 24 समान पार्ट्स, ये पार्ट्स पूछा है ना, इक्वल पार्ट्स, 24 24 इक्वल पार्ट्स, 24 पार्टों में इसे बांटा। कितने पार्टों में बांटा, 24 भागों में इसे बांटा, समान पार्टों में, इक्वल पार्ट्स। समझ में आई बात है क्या। अकबर की बायोग्राफी का क्वेश्चन है, अकबर की बायोग्राफी क्या है, आईने अकबरी। किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी। अबुल फजल का पूरा नाम क्या है, अबुल फजल ए अल्लामी। अबुल फजल ए अल्लामी वो है। इसमें अबुल फजल ए अल्लामी ने आई ने अकबरी लिखी, इसमें कौन सा शब्द है, गज। ये गज, बस इस गज का मीन्स पूछा है, तो गज का मीन्स यहां पर क्या होगा, तस्सुज। क्या है, तस्सुज, तस्सुज है। और इस कितने पार्ट बताए, 24 पार्ट बताए। अब बात करें अकबर की जीवनी का क्वेश्चन है, तो हमने जीवनी सब की बता दी, जो बायोग्राफी है, किन किन बादशाहों की बायोग्राफी रही है। तो ये तो क्रम है, फर्स्ट नंबर फाउंडर कौन था, मुगल एम्पायर का बाबर। सेकंड में कौन आया, हुमायूं। थर्ड में कौन आया, अकबर। फोर्थ में कौन आया, जहांगीर। फाइव में
शाहजहां और 6 जो छठा शासक होगा औरंगजेब। इन 6 में से 2 ही ऐसे हैं जिनकी क्या थी, ऑटोबायोग्राफी, एक बाबर और एक जहांगीर, बाकी सब की क्या हुआ करती थी, बायोग्राफी। तो अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी, अबुल फजल ए अल्लामी, पूरा नाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई साहब। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। से पहले आरएनयू नर्सिंग जो क्लासेज है, इंडिया बेस्ट नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका। आरएनयू से जुड़ने के लिए नीचे दिए सोशल मीडिया, यहां पर आप स्कैन कर सकते हो, और यहां पर स्कैन करोगे तो यहां आपको सीधे आरएनयू के जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है वहां पर आप पहुंच जाओगे और इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एडमिशन आपके ओपन है यहां पर, और ये है आपके फेसबुक पर देख सकते हो आप, और आरएनयू के वो व्हाट्सएप नंबर है, ये आपके टेलीग्राम हो जाएगा, ठीक है, इंस्टा हो जाएगा। तो यहां पर आप ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ो आरएनयू से। आरएनयू बहुत ही शानदार आपके लिए नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए पैकेज लेकर के आया है। धन्यवाद। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? जो अनुसूचियां कितनी बताई थी मैंने, 12 अनुसूचियां बताई थी, हमने बात की थी मूल संविधान में 395 आर्टिकल, ठीक है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई, तो 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। तो एज पर शेड्यूल्ड एक्ट 8वीं अनुसूची ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मनी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल आधिकारिक भाषाएं आर देयर इन इंडिया। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा 22। ठीक है, तो पहली बात तो यही है, 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? भाषाएं हैं भाई साहब। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? ये लो, 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी प्रारंभ में। जब संविधान अपना लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। फिर 15वीं भाषा आ गई भाई साहब, 15वीं भाषा, और 15वीं भाषा थी आपकी सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। 16वीं, 17वीं और 18वीं। 16वीं भाषा आई आपकी, ये आ गई कोंकणी। 16वीं भाषा कौन सी? कोंकणी। 17वीं भाषा कौन सी आई आपकी? मणिपुरी। मणिपुरी 17वीं भाषा। और 18वें नंबर की आई आपकी नेपाली। नेपाली। फिर 19, 20, 21, 22 यहां पर हो जाएगी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये इस प्रकार से टोटल भाषा हुई 22। ठीक है, तो शुरू में कितनी, मूल संविधान में जो मैन अपना कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जनवरी 1950, उसमें कितनी भाषाएं थी? 14। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। आज कितनी है? 22 हैं। तो 22 भाषाएं, पहले 14 थी। 15वीं कौन सी? सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी भाई साहब? सिंधी। 16वीं, 17वीं, 18वीं कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और फिर आपकी 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो सिंधी भाषा, ये आपके भाई साहब सिंधी भाषा जोड़ी गई आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। कौन से संविधान, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। तो जो 15वीं भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में कौन सी थी? सिंधी। कब जोड़ी गई? 1967। ठीक है, फिर जो कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई आपका संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन 21वां है, ये संविधान संशोधन 71वां है, और 71वां संविधान संशोधन 1992 को 71वां संविधान संशोधन या 71वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। ठीक है, इसके तहत 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो 15 सिंध 14 तो थी, 15वीं सिंधी, 16वीं, 17वीं, 18वीं 18 हो गई। और फिर आपका 1991 संविधान संशोधन कब? 2002।
2003 2003 2003 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई। तो क्रम भी पूछ सकता है, 19वीं कौन सी? बोडो। 20वीं कौन सी? डोगरी। 21वीं कौन सी? मैथिली। 22वीं कौन सी? संथाली। तो टोटल भाषा कितनी हो गई? 22। क्वेश्चन ये है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। ये आंसर, राइट आंसर हो गया आपका। मैंने बताया मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो इसके बाद में हमने यहाँ पर बात की 15वीं सिंधी हो गई, 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी, 18वीं नेपाली और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म विषय को प्रबंधन करने का अधिकार देता है? तो देखो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजियन? अपने धर्म विषय को प्रबंधन करने का, तो आंसर होगा आर्टिकल 26। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। 7 था जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा करके भाई साहब मौलिक अधिकार बना दिया, तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट है 6। उनमें से एक राइट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियन। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह कौन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 25 टू 28, अनुच्छेद 25 से 28 में आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है। और इसी धार्मिक स्वतंत्रता में अपने धर्म विषय कार्यों को कंट्रोल, प्रबंधन करने के लिए आपका आर्टिकल इसी में ही है, 26 नंबर का। तो आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 26। समझ में आई बात? चलें नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट के स्थान, सीट कम से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रोविजंस रिलेटेड टू द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा वो किस स्थान पर होगा, यह किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल होगा आपका 130, अनुच्छेद 130 में ये लिखा हुआ है, 130 में लिखा हुआ है सीट को लेकर के कि दिल्ली में होगा। कहां पर है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली में। क्या दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट बैठक कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। ऐसा शायद 2 बार हुआ है, एक बार नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में। लेकिन इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वो परामर्श करेगा, वो मंजूरी लेगा, वो परमिशन लेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, भारत के राष्ट्रपति से वो परमिशन लेकर के दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की बैठक बुलवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो बैठक हो सकती है, तो ये आर्टिकल कौन सा है? 130, अनुच्छेद 130। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हो, कौन से अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल का जो आपका एक्सप्लेन मिलता है? तो विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल या फिर हिंदी में कह दो महान्यायवादी भारत के किस अनुच्छेद में, भारत के किस अनुच्छेद में? एक मिनट भाई,
हाँ, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रीड कि जो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में, आवाज वॉल्यूम आ रही है ना, आवाज आ रही है? आ रही है भाई साहब। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? तो भारत के महान्यायवादी का प्रावधान या अटॉर्नी जनरल है वो 76 में मिलता है। अटॉर्नी जनरल वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है वो आर वेणु यहां पर वेणु नहीं, यहां पर वेणुगोपाल तो पहले थे 15वें नंबर के, ठीक है, वेणुगोपाल तो 15वें नंबर के थे। अब 16वें नंबर के कौन है प्रेजेंट में? दिमाग भी था या क्या था? वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल भारत के वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी थे जो भारत के 16वें नंबर के क्या थे, क्या है? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। महाभियोग, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इंटेंटेड, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे जो महाभियोग होता है, महाभियोग होता है या इम्पीचमेंट होता है कि जब राष्ट्रपति को पद से हटाना हो, जब राष्ट्रपति कदाचार का दोषी हो, अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, यूज कर रहा हो, तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। किस प्रोसेस से? महाभियोग या इम्पीचमेंट के जो प्रोसेस है उसके तहत। तो महाभियोग है वो किस सदन में, किस हाउस में ला सकते हैं? राज्यसभा बट नॉट इन लोकसभा, राज्यसभा में लेकिन लोकसभा में नहीं। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में लाओ या लोकसभा में। लोकसभा बट नॉट आर राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसमें हो जाएगा आइदर हाउस, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रोसेस है वो शुरू की जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ठीक है। अब महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाओगे कौन सी प्रोसेस के द्वारा? महाभियोग। महाभियोग कौन से आर्टिकल में है? 61। आर्टिकल कौन सा होगा? 61। चले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, भारत के Who was the second vice president of India? दूसरे उपराष्ट्रपति पूछा है, वाइस प्रेसिडेंट पूछा है। तो वाइस प्रेसिडेंट देखो पहले नंबर पर बने थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। फिर बात करें दूसरे नंबर पर बने, ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, क्योंकि जो फर्स्ट जो पीरियड था, टाइम पीरियड, वो था 1952 57, 5 साल के लिए, 1952 से 1957। और जो सेकंड पार्ट था वो भी वो 1957 से 1962 तक। तो दो टाइम पीरियड, दो कार्यकाल, दो पदावधि, दो कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पूरे किए। और इनके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये बने 1962 में, 1962 में। अगर आप नंबरिंग के हिसाब से देखते हो तो नंबरिंग के हिसाब से यहां पर दूसरे कौन आएंगे? राधाकृष्णन। तो कौन से पूछे? दूसरे। नंबरिंग के हिसाब से आप देखते हो तो दूसरे कौन से आए? राधाकृष्णन। अगर आप पर्सन के हिसाब से देखते हो, व्यक्ति के हिसाब से देखते हो, तो दूसरे कौन से आ जाएंगे? जाकिर हुसैन। समझे मेरी बात? नंबरिंग के हिसाब से फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, नंबरिंग के हिसाब से दूसरे भी कौन से बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन पर्सन के बेस पर आप देखते हो, व्यक्ति के आधार पर देखते हो, व्यक्ति को देखते हो, तो व्यक्ति के आधार पर दूसरे कौन से थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहां पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या पूछ रहा है। अगर तो यहां पर दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, तो दूसरे नंबर पर कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं बने थे, लेकिन व्यक्ति के रूप में पूछे डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। ये कार्यकाल है, पहला कार्यकाल, दूसरा, तीसरे नंबर पर आए थे जाकिर हुसैन, ठीक है। तो अब बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाई साहब, इनका बर्थ है, इनका जन्म दिवस है 5 सितंबर, 5 सितंबर, 5 सितंबर। और 5 सितंबर को डे मनाया जाता है एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में पर ईयर 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एजुकेशनल डे, शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस मनाया जाता है, या शिक्षक दिवस, सॉरी, शिक्षा दिवस नहीं भाई साहब, शिक्षक दिवस
एजुकेशन डे नहीं, एजुकेशनल डे, शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में। और इन्हें कहा जाता है दार्शनिकों का राजा, दार्शनिकों का राजा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन होगा, राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? तो वो विल काउच, ठीक है, काउच every year annual financial statement to be laid before the legislative assembly of state। राज्य की जो विधानसभा है उसमें हर साल जो बजट है वो कौन प्रस्तुत करवाता है? तो आ जाएगा गवर्नर, गवर्नर करवाएगा भाई साहब, राज्यपाल करवाएगा, राज्यपाल करवाएगा। और हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक या एक से अधिक राज्य का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, एक या एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, यहां पर देखना आप एक बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, रीड करो क्वेश्चन को, रीड करो। निम्न में से किसे आपातकला, आपातकला नहीं भाई साहब, ये आपातकाल है, आपातकाल है, ये लो आपातकाल है, आपातकाल मतलब इमरजेंसी। कहां चली गई इमरजेंसी? ये रही इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान असाधारण शक्तियां जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, किसे मिल जाती हैं, किसे प्रदान की गई हैं? तो निम्न में से आपातकाल के दौरान किसे असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? इमरजेंसी के दौरान जो एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, वो किसे मिल जाते हैं? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या द प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को मिल जाता है। तो जो आपका इमरजेंसी है, इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल स्थिति, तो इमरजेंसी, आपातकाल स्थिति, आपातकाल या इमरजेंसी कौन से देश से ली गई है? जर्मनी से। कौन से देश से लिया गया है? ये सोर्स कौन सा देश है? ये जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल प्रबंधन आपात लगाया जाता है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 360 बता रखा है, पिछली क्लासें देखना, उनमें बता रखा है तीनों आर्टिकल के बारे में। जो इमरजेंसी लगती है वो आर्टिकल 352 भी लगती है, 356 के तहत भी और 360 के तहत भी लगती है। तो यहां पर आप बोलोगे 352, 352, 356, 360। 352 कब लगेगी? जब देश पर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया हो, अटैक कर दिया हो, इंडिया पर जैसे चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो किसी दूसरी कंट्री ने इंडिया पर अटैक कर दिया हो, या फिर इंडिया में ही कुछ लोगों ने आंदोलन कर दिया हो, सशस्त्र विद्रोह कर दिया हो, ऐसी सिचुएशन में जो इमरजेंसी लगेगी वो आर्टिकल 352 के तहत लगेगी। आर्टिकल 356 के तहत जब किसी क्षेत्र का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, किसी राज्य की सरकार भंग हो गई हो, किसी स्टेट की सरकार गवर्नमेंट भंग हो गई हो, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा 356। और वित्तीय आपात, पैसों की कमी आ गई इंडिया में, तो वो लगेगा 360 के तहत राष्ट्रीय आपात। और ऐसी स्थिति में सभी का जो अपने मूल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो भी अपने पास नहीं होंगे, वो सारे चले जाएंगे देश की खातिर, हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में जो विशेष पावर होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है, वो प्रेसिडेंट को मिलते। ठीक है, चलें बात अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया नियर बोरिंग? जो पड़ोसी देश है नियर बाई कंट्री अफगानिस्तान, पड़ोसी देश अफगानिस्तान, तो ये रहा अफगानिस्तान आपका। ये आप इंडिया देखते हो इस प्रकार से, तो यहां अफगानिस्तान है आपका, ये अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल क्या होगी? इस्लामाबाद, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। कराची पाकिस्तान का शहर है। काठमांडू, काठमांडू ये नेपाल है। ये कौन सी कंट्री है? नेपाल। और नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू। फिर कंधार, कंधार शहर है अफगानिस्तान का ही। काबुल, काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है। तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल।
पाकिस्तान की क्या आई, इस्लामाबाद, और नेपाल की क्या आई, काठमांडू। इसके अलावा कंधार सिटी है कहाँ की, अफगानिस्तान की। कराची सिटी कहाँ की है, फेमस सिटी है पाकिस्तान की। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, जो करेंसी क्या है। तो व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, न्योर बोरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। जो आपकी कंट्री है बांग्लादेश, बांग्लादेश की करेंसी क्या है, बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका। आंसर होगा युआन। तो आंसर तो हो गया टका। अब युआन की, युआन कौन से कंट्री की, चाइना की करेंसी क्या है, युआन। नेग्लूट्रम, नेग्लूट्रम हो जाएगी भूटान की। नेग्लूट्रम कहां की, भूटान की। क्यात कहां की होगी, म्यांमार या बर्मा की। ये लो भाई साहब, जो करेंसी की बात की हमने, बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका। राइट आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर टका, यहां पर ये होगा। बात सबकी बात कर ली, तो युआन की क्या है, चीन। नेग्लूट्रम की क्या है, भूटान। क्यात, म्यांमार। ठीक है, सहमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइना इंडिया, सीनो नहीं है, चाइना है, ये सी है। चाइना इंडियन बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू ऑफ मनी सेक्टर। जो भारत चाइना सीमा है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है 3। यहां पर कैसे, ये आप पढ़ते हो भाई साहब, ये पूरा इंडिया है, यहां पर इंडिया, और ये पूरा देश है चाइना इधर। अब चाइना के स्टेट कौन कौन से लगेंगे, आपका लद्दाख लगेगा, आप लद्दाख लगेगा, हिमाचल प्रदेश लगेगा, उत्तराखंड लगेगा, सिक्किम लगेगा। ठीक है, सिक्किम लगेगा, और अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट इंडिया के लगते हैं। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, यहां से शुरू कर लो। ये लो पहला पार्ट, ये है वेस्टर्न जो बॉर्डर है। फिर आ जाएगी ये मिडिल बॉर्डर, ये वेस्टर्न बॉर्डर हो गई। फिर ये हो जाएगी आपकी अरुणाचल प्रदेश और भूटान सिक्किम के साथ, ये ईस्टर्न बॉर्डर आ जाएगी, और सेंटर में मिडिल बॉर्डर, ये मिडिल बॉर्डर, ये आ जाएगी मिडिल बॉर्डर। तो ये लो वेस्टर्न, ईस्टर्न और मिडिल, ये लो। तो भारत चीन सीमा, भारत चीन सीमा कितनी है, 3488 किलोमीटर। भारत चीन, ये सारी बॉर्डर यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, 3488 किलोमीटर। इसे कितने भागों में बांटा, 3। पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा, मध्यवर्ती सीमा। तो वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, और ये आपकी कौन सी आ गई, ये आपकी उत्तराखंड और यूपी के साथ लगभग लगती है, ये कौन सी हो जाएगी, मिडिल बॉर्डर। तो ये लो 3 भागों में हमने बांटा। समझ में आई बात अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम बात ज्यादातर भाई मैं साफ बात बोल ही देता हूं, यहां पर इंग्लिश वर्ड हैं जो टर्म्स हैं, उनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, इंग्लिश टर्म्स में आपको पूरे बताऊंगा, लेकिन आपको हिंदी झेलनी पड़ेगी यार। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, मजा भी आपको आ रहा है क्लास लेने में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, चीन और म्यांमार, चीन और म्यांमार की ओर से जाने वाले रास्ते में जो ब्रह्मपुत्र वैली है, ब्रह्मपुत्र वैली की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड, ठीक है, ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली ऑन द वे टू चाइना एंड म्यांमार। जब हम चाइना और म्यांमार की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आती है ब्रह्मपुत्र वैली, और ब्रह्मपुत्र वैली आती है तो वहां पर पूरा कौन सा स्थल फेमस स्थल है। तो इसका आंसर होगा दाऊजी हेडिंग। क्या होगा, दाऊजी आंसर हो जाएगा। ये देख लो इधर एक बार, डी दाऊजी है, दाऊजी हेडिंग, दाऊजी, दाऊजी नहीं, दादोजी भी नहीं, दाऊजी हेडिंग, दाऊजी हेडिंग होगा, दाऊजी हेडिंग। अब हम पीछे बात करते हैं, ये रहा, ये है चाइना, इधर तो क्या हो गया चाइना, ये तो चाइना है ये वाला, ये आपका हो गया म्यांमार, और चाइना, और क्वेश्चन क्या आपका, चाइना और म्यांमार। तो चाइना, ये चाइना इधर, ये चाइना बॉर्डर चाइना लग रहा है पूरा, और ये म्यांमार है। इसकी तरफ आप जा रहे हो तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, और ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से आती है। तो ब्रह्मपुत्र की घाटी है,
ये असम में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी, और यहाँ पर आपको स्थान मिलेगा जब आप भारत में चलते हो चीन और म्यांमार की ओर, तो ब्रह्मपुत्र जो वैली है यहाँ पर आपको कौन सा स्थान मिलेगा, ये स्थान मिलेगा दाऊजी हेडिंग। कौन सा मिलेगा भाई साहब, दाऊजी हेडिंग। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन होगा, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फूले जो किसके लिए, समाज सुधार के लिए काम किया था, स्वतंत्र सेनानी थी, आजादी की लड़ाई जिसने लड़ी थी, फ्रीडम फाइटर जो थी, भारत में किस राज्य से संबंध रखती थी, तो यहां पर वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फूले हेल्ड फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये महाराष्ट्र से। ज्योतिबाई फूले का संबंध, जो एक फ्रीडम फाइटर थी, एक नारीवादी थी, ठीक है, इनका संबंध कौन से राज्य से था, महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक, तो who among the following is known as the father of Muslim Renaissance in बंगाल। जो रिनेसांस है या रिनालिसेंस जिसे कह सकते हो, पुनर्जागरण कह सकते हो, तो मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक बंगाल में कौन थे, नवाब अब्दुल लतीफ खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के फादर कहा गया, इनको जनक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा है, तो हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विथ द तिब्बत, ठीक है, टाइबर कह सकते हो, तिब्बत होम थ्योरी तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कौन से आर्यों में से, तो दयानंद सरस्वती। आंसर होगा दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए हैं, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छी तरीके से हमने पिछली क्लासों में दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। तो कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, 26 जनवरी 1930। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में, और भाई साहब इसके तहत पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930। कहां पर, लाहौर में। लाहौर कहां पर, पाकिस्तान में। कौन सी नदी पर, रावी नदी पर स्थित है लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवण बेलगोला में आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु भी हो गई, तो हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स फास्टेड टू डेथ, व्रत रखा, आमरण अनशन किया और डेथ हो गई, ठीक है, डेथ एंड डाइट, मारे गए। श्रवण बेलगोला, पहले तो ये श्रवण बेलगोला कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। श्रवण बेलगोला कहां पड़ता है, कर्नाटक में। यहां पर मौर्य वंश के किस शासक ने आमरण अनशन किया जिससे कारण उनकी डेथ हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आई बात भाई साहब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा ये रहा, सांची स्तूप। बहुत बार हमने सांची स्तूप की बात की। सांची स्तूप किस धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से। बौद्धिस्ट जो रिलीजियन है उससे संबंधित है बौद्ध धर्म। तो सांची स्तूप कहां पर है, एमपी में है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है, सांची स्तूप की नींव किसमें, किस राजा के द्वारा रखी गई, तो द फाउंडेशन ऑफ सांची स्तूपा वाज लेड बाय विच
ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, किसने रखी? तो सम्राट अशोक ने। पिछली क्लासों में भाई साहब सांची के इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल आपकी एग्जाम में सांची का स्तूप आ सकता है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ही मुझे लगता है आप इसी क्वेश्चन के कारण आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, एग्जाम को, ठीक है, यहां पर आपको सफल हो सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य है? समाहर्ता, समाहर्ता ये बात है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मौर्य एम्पायर की, मौर्य प्रशासन व्यवस्था में हुआ करता था ये शब्द समाहर्ता। इसका कार्य क्या था? एक अधिकारी हुआ करता था। तो व्हाट वाज द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिसर्स कॉल्ड समाहर्ता? समाहर्ता, पहली बात तो कौन से वंश से था समाहर्ता? ये समाहर्ता मौर्य वंश, मौर्य वंश में हुआ करता था, या मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन में हुआ करता था। इसका काम क्या था? इसका काम था टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट क्या कार्य था? टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट मतलब जो कर निर्धारण, कर निर्धारण, टैक्स का निर्धारण करता था भाई साहब, टैक्स असेसमेंट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नाउन एज इन द वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि, देखो स्थानांतरित कृषि, स्थान बदल बदल करके की जाने वाली कृषि क्या कहलाई? स्थानांतरित कृषि कहलाई। स्थान बदल बदल करके की जाने वाली कृषि क्या कहलाई? स्थानांतरित कृषि। इसी कृषि को क्या कहा? झूमिंग कृषि, झूमिंग एग्रीकल्चर। इसे का स्लैश एंड बर्न, या काटो और जलाओ, पेड़ों को या तो काटेंगे या जलाएंगे, और आदिवासी लोग यहाँ पर खेती करेंगे, 1 साल 2 साल यहाँ करेंगे, फिर दूसरी जगह कर यही प्रोसेस करेंगे, तो स्थानांतरित कृषि। इसे भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, मुख्यतः स्पेशल राज्य केरल, इस केरल में इसे कहोगे कुमारी। तो आंसर पश्चिमी घाट में क्या होगा? कुमारी, ठीक है, आंसर क्या होगा? कुमारी। तो स्पेशल होगा केरल में, केरल राज्य में इसे अगर पश्चिमी घाट ना दे तो क्या हो जाएगा? कुमारी केरल में। फिर आपसे पूछे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप इसे क्या कहोगे? इस स्थानांतरित या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कहोगे? दिप्पा, दिप्पा या देपा, ठीक है। झारखंड में इसे क्या कहोगे? झारखंड में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहोगे कुरुआ, कुरुआ। और पूरे साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में, साउथ इंडिया में, पूरे दक्षिण भारत में इसे आप कहोगे जारा, जारा या फिर एटका। कुछ और स्टेटों की बात करें तो आप चलो मेघालय, मेघालय में इसे कहोगे आप पोगमा। आप चलो भाई साहब मणिपुर, मणिपुर में इस एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहोगे, मणिपुर में इसे कहोगे पलामू। हिमाचल प्रदेश या हिमालय क्षेत्र, हिमालय रीजन में कहोगे आप इसे खिल या खल, इन नामों से। ये हिंदी इंग्लिश हो, देपा या देपा, इंग्लिश में भी यही बोलोगे, कुरुआ को इंग्लिश में कुरुआ ही बोलोगे, ये चीज है। तो जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, समझ गए होंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? स्थानांतरित कृषि। इसको केरल में क्या कहा भाई साहब? कुमारी कहा। इसके अलावा एमपी छत्तीसगढ़ में देपा या देपा, झारखंड में कुरुआ, पूरे साउथ इंडिया में क्या कहा? जारा या एटका, मेघालय में बोगमा, मणिपुर में पलामू, हिमाचल प्रदेश खिल या खड़। तो पश्चिमी घाट पे क्या नाम दोगे? इसे कुमारी, ठीक है। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? ठीक है, जो रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल मतलब फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप से संबंधित कौन सी फसलें हैं? तो विच ग्रुप, कौन सा ग्रुप ऑफ क्रॉप्स बिलोंग टू फाइबर क्रॉप्स एंड आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल इंडिया? भारत में बड़े स्तर पर किया जाता है। तो ग्राम चना होगा और तूर, इसमें तो रेशा होगा नहीं। जूट एंड हम्प, जूट जानते हो आप, और हम्प का मतलब भांग, ये रेशेदार है भाई साहब। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जूट एंड हम्प,
ठीक है, ये फाइबर क्रॉप है इंडिया में उनका, तो इंडिया इनका प्रोड्यूस भी बहुत करता है, उत्पादन करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, भारत में ओस, अमन और बोरो जो शब्द हैं का संबंध निम्नलिखित में से किन फसल से है? तो वीट गेहूं से नहीं है, ग्राम चने से नहीं है, सुगर केन गन्ने से नहीं है, पैडी, पैडी का मतलब है चावल, क्या बोलोगे इसे? चावल, या फिर क्या बोलोगे? धान, धान। तो ये चावल की फसलें हैं। अमन, ओस, बोरो, चावल की 3 फसलें चलती है, अमन, ओस, बोरो, पूरे साल भर चलती है। कहां पर? पश्चिमी बंगाल में। अमन, ओस, बोरो ये आपकी ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में होती है, ठीक है। अमन हो जाएगी आपकी शीत ऋतु में, सर्दियों में, और ये हो जाएगी शरद ऋतु में। तीनों वर्ष भर पूरे 12 महीने में चावल की खेती होती है। तो तीनों, गर्मी आ गई चावल बो दिया, सर्दी आ गई चावल बो दिया, शरद आ गई चावल बो दिया। समझ गए मेरी बात? हर ऋतु में चावल की खेती। और एक अकेला स्टेट कौन सा है करने वाला? पश्चिमी बंगाल। पूरे वर्ष भर किसकी? चावल की खेती है। तो अमन, ओस, बोरो की यहां पर हमने बात कर ली, तो पैडी यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट, और धान के खेत में, धान के खेत में जो आपका खरपतवारनाशी है उसे कहते हैं प्रोपोनिल। क्या कहते हो भाई साहब? प्रोपोनिल। धान के खेत में खरपतवारनाशी प्रोपोनिल, और चावल के गेहूं के खेत में हो जाएगा आइसोप्रोटूरॉन। ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है चावल, तो चावल की बात हमने यहां पर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र ओनली जो आपकी होगी आनुवंशिक होगी, या फिर आप जेनेटिकली कह सकते हो रूपांतरित फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द ओनली जेनेटिकल मॉडिफाइड, ठीक है, क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया? आनुवंशिक, एकमात्र आनुवंशिक जो फसल होगी वो कौन सी होगी? वो होगी बेटी कॉटन। कौन सी आंसर है? बेटी कॉटन। टाइम भी हो रहा है भाई साहब, क्वेश्चन अपने बहुत रह गए अभी, तो बहुत क्या देखते हैं अभी। भूत आराधना, भूतों की आराधना के लिए अनुष्ठानिक नृत्य होता है जिसे कहते हैं भूत कोला, का संबंध किस राज्य से है? तो भूत कोला ए स्प्राइट वर्शिप रिचुअल डांस इज ए विच स्टेट? तो भूतों की आराधना के लिए किया जाने वाला, घोष्टों की आराधना के लिए किया जाने वाला अनुष्ठानिक जो आपका डांस है भूत कोला का संबंध है कर्नाटका। किससे है? कर्नाटका। राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब आपका कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुग्गी, सुग्गी भी डांस है एक। सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध फोक डांस है? तो सुग्गी इज फेमस फोक डांस फ्रॉम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें भी आंसर होगा कर्नाटक। सुग्गी कर्नाटक का ही है लोक नृत्य, ठीक है, जो फसल कटाई के समय है नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा होजागिरी नृत्य। कौन सा नृत्य? होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पद्मश्री प्राप्त हुआ सत्यराम रियांग। तो पद्मश्री प्राप्त हुआ सत्यराम रियांग, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह होगा त्रिपुरा। आंसर त्रिपुरा। सत्यराम रियांग रिसीव्ड द पद्मश्री ऑफ प्रमोटिंग द होजागिरी डांस फॉर्म। ही बिलोंग्स टू विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट से, राज्य से? त्रिपुरा से। होजागिरी को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री लिया इन्होंने, पद्मश्री मिला इनको। कौन से राज्य से हैं? त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक वादक थे। तो पद्म भूषण अवार्डेड पंडित निखिल ज्योति घोष वाज ए प्लेयर। ये तबला वादक थे, तबला प्लेयर थे। और मैं बार बार कह रहा हूं, राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड स्टार्टेड इन 1954। राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई। लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा होगा भारत रत्न, सेकंड लार्जेस्ट होगा पद्म विभूषण, फिर होगा आपका तीसरा कौन सा? पद्म भूषण, और चौथा पद्म श्री। याद रखना ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? फॉर हाउ मनी डेज इज दैट तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव, ठीक है, ऑर्गेनाइज? तो ये किया जाता है 9 दिनों के लिए।
9 दिनों के लिए। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव, ये कौन से माह में? आश्विन माह में। जो हिंदी मास है ना आपके, आश्विन मंथ में, आश्विन मंथ में शुरू में ही, शुरुआती दिनों में। आश्विन माह शुरू होता है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के आश्विन कृष्ण नवमी तक, 9 दिन तक ये चलता है। और कहां पर? तो तिरुपति कहां में है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में यह महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रविंद्र संगीत इज एसोसिएटेड विद, तो खुद होंगे रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल में ये संगीत की शुरुआत हुई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भाई साहब गीतांजलि लिखी पुस्तक, और इस गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए, गीतांजलि जो पुस्तक थी इनकी फेमस बुक गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था। नोबेल पुरस्कार, नोबेल, नोबेल, नोबेल नहीं, नोबेल तो उपन्यास हो जाएगा, ये नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार मिला था भाई साहब 1913 में गीतांजलि के लिए। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्र संगीत भी हो गया इसका यहां पर। समझ में आई बात अच्छी तरीके से? चलें आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, गारो जनजाति का संबंध भारत में किस क्षेत्र से है? तो गारो ट्राइब इज रिलेटेड विथ विच रीजन ऑफ इंडिया? तो ये होगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तरी पूर्वी राज्य। नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तरी पूर्वी स्टेट, उत्तरी पूर्वी राज्य, जिसमें एक स्टेट होगा मेघालय। गारो, खासी, जयंती, गारो, खासी, जयंती जो ट्राइब हैं कहां पर मिलेंगी? मेघालय में मिलेंगी। तो एरिया पूछा इसने, नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तरी पूर्वी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक सेटअप इन इंडिया वाज, ये था प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथम आंसर क्या होगा? प्रथमा ग्रामीण बैंक। ये भाई साहब फाउंडेड कब स्थापना हुई? फाउंडेड 1975। कहां पर? यूपी में, यूपी के मुरादाबाद में यहां पर स्थापना हुई थी इस बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने, लास्ट क्वेश्चन आपका, अशोक ने अपने बेटे, सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और उसकी बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत, जो बौद्ध धर्म में चलता है, धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए उन्होंने मिशन भेजा। कहां? कौन सी कंट्री में? तो ये भेजा सिलोन। कौन सा? सिलोन आज का श्रीलंका। आज सिलोन को क्या कहते हैं? श्रीलंका। अशोक सेंट ए मिशन स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्म लेड बाय हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा टू। तो बौद्ध जो धम्म संघ है, धम्म संघ की थ्योरी है, धम्म संघ को फैलाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहां भेजा था? सिलोन भेजा था। सिलोन कहां? श्रीलंका। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी के साथ हमारी क्लास है। उम्मीद है हम आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। तो भाई साहब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस एप्लीकेशन को शेयर करो और अपने फ्रेंड्सों को बोलो जो तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर की। और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।